नमस्कार, आज तारीख है 29 नवंबर, दिन शनिवार। मैं हूं अरुण पांडे। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होंगी खबरें देश दुनिया की और आखिर में होगी खबर खास। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान दितवाह का असर अब भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में दिखाई देना शुरू हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 30 नवंबर की सुबह उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों पर इस चक्रवात के टकराने की संभावना है। चेतावनी जारी की गई है कि लैंडफॉल के समय 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही कई स्थानों पर 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार वर्षा, 12 से 16 फीट की ऊंची लहरें और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि श्रीलंका के लिए यह तूफान विनाशकारी साबित हो चुका है। अब तक 123 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान के कारण कोलंबो हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। लगभग 300 भारतीय यात्री, जिसमें करीब 150 तमिलनाडु के निवासी शामिल हैं, पिछले 3 दिनों से वहां फंसे हुए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने अधिकारियों को कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग के साथ समन्वय स्थापित कर यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार नवा रायपुर के नए विधानसभा भवन में होगा। यह सत्र 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा। सत्र का सबसे बड़ा आकर्षण धर्मांतरण पर रोकथाम संशोधन विधेयक होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुष्टि की है कि 1.5 साल के इंतजार के बाद यह विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाएगा। प्रदेश में पिछले 1 साल से धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए इस विधेयक पर सबकी नजर रहेगी। इस सत्र में कुल 628 सवाल अब तक आए हैं। सत्र की शुरुआत विकसित भारत 2047 पर विशेष चर्चा के साथ होगी। वहीं कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले में एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। विशेष जांच दल यानी SIT ने पाया कि गड़बड़ी करने वालों ने वास्तविक फोन नंबरों पर भेजे जाने वाले वन टाइम पासवर्ड को चकमा देने के लिए अमेरिका स्थित वेबसाइट SMS अलर्ट के वर्चुअल सिम का उपयोग किया। जांच में सामने आया कि इस वेबसाइट ने भारत में 72 वास्तविक नंबरों पर वर्चुअल सिम कार्ड के जरिए OTP एकत्र किए और उन्हें पश्चिम बंगाल के बापी अद्धा द्वारा संचालित वेबसाइट OTP बाजार पर बेचा। इसके बाद इन नंबरों और OTP का उपयोग कलबुर्गी के एक डेटा सेंटर के जरिए चुनाव आयोग की सेवाओं में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए किया गया। इस मामले में बप्पी आद्या को 13 नवंबर को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से गिरफ्तार किया गया है। वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाला पहला व्यक्ति है। उधर कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बीच नाश्ते पर हुई बैठक चर्चा का विषय बनी। इस बैठक के बाद कर्नाटक की राजनीति में किसी बड़े परिवर्तन की अटकलों पर विराम लग गया। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने आकर संकेत दिया कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में दोनों नेताओं ने उस समझौते पर विस्तार से चर्चा की, जिसे अब शिवकुमार सिद्धरमैया समझौता कहा जा रहा है। इसके तहत मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण धीरे धीरे उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के पक्ष में होगा। तब तक शिवकुमार सिद्धरमैया के उप मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी कर्नाटक इकाई में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक विवाद या तमाशे से बचना चाहती है। पार्टी नेताओं का मानना है कि सिद्धरमैया जैसे वरिष्ठ और पुराने कांग्रेसी नेता को अचानक पद से हटाना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए इस समझौते के जरिए ही सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। आर्मेनिया ने भारतीय तेजस लड़ाकू विमान की खरीद पर चल रही बातचीत को अस्थायी रूप से स्थगित करने की घोषणा कर दी है। यह निर्णय दुबई एयर शो के दौरान तेजस विमान के हवाई प्रदर्शन में हुई एक दुर्घटना के बाद लिया गया। इस हादसे में विमान के पायलट विंग कमांडर नमांस सियाल की मृत्यु हो गई थी। आर्मेनिया भारत सरकार और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ 1.2 अरब डॉलर की लागत से 12 तेजस विमानों की खरीद के लिए बातचीत कर रहा था। यह सौदा तेजस विमान का पहला निर्यात सौदा होता। वहीं दुबई एयर शो में भाग लेने वाले अमेरिकी वायुसेना F-16 वाइपर एरोबैटिक टीम के कमांडर मेजर टेलर हिएस्टस ने दुर्घटना के बाद भी हवाई प्रदर्शन जारी रखने के लिए आयोजकों के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि वे इस दुर्घटना और इसके बाद प्रदर्शन जारी रखने के निर्णय से स्तब्ध हैं।
भारतीय पायलट और उनके परिवार के सम्मान में उनकी टीम ने शो का अपना अंतिम प्रदर्शन रद्द कर दिया था। और आखिर में जरा हटके में बात तीसरी दुनिया पर हो रही ताज़ा बहस की। व्हाइट हाउस के पास एक हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त बयान जारी किया है। उन्होंने घोषणा की कि वे तीसरी दुनिया के देशों के नागरिकों को अमेरिका आने पर स्थायी रूप से रोक लगा देंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि तीसरी दुनिया में कौन कौन से देश शामिल हैं या यह रोक किन देशों पर लागू होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर तीसरी दुनिया से उनका मतलब क्या है। तीसरी दुनिया शब्द सबसे पहले 1952 में फ्रांसीसी विद्वान अल्फ्रेड सावी ने इस्तेमाल किया था। शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी, एक ओर अमेरिका के नेतृत्व में प्रथम विश्व युद्ध और दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय वे देश जो इन दोनों देशों के गुट से अलग होकर गुटनिरपेक्ष नीति पर चल रहे थे, उन्हें ही तीसरी दुनिया कहा गया और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। आज के समय में तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग कम हो गया है और इसे अपमानजनक माना जाता है। अब इन देशों को विकासशील देश कहा जाता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐतिहासिक रूप से यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख हिस्सा था और इस कारण तीसरी दुनिया का हिस्सा माना जाता था। लेकिन मौजूदा समय में भारत की स्थिति अलग है। भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से भारत को आज तीसरी दुनिया की श्रेणी में नहीं रखा जाता। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान ने बहस छेड़ दी है कि आखिर तीसरी दुनिया के वे देश कौन कौन से हैं जिन पर यह प्रस्तावित रोक लागू होगी। फिलहाल इस पर स्पष्टता की कमी बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।